फरवरी 2023 की करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस महीने में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके बारे में आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर के प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कनक रेले का निधन हो गया, बताइए इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहिनीअट्टम। आइए डिटेल पढ़ लेते हैं। हाल ही में शास्त्रीय नृत्य की महान हस्ती कनक रेले का निधन हो गया। इन्हें मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि कनक रेले का संबंध मोहिनीअट्टम से था। उन्हें वर्ष 1994 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कनक रेले का संबंध मोहिनीअट्टम से है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों के दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। तो इतनी बातें हमें इस प्रश्न से याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 फरवरी को किनकी याद में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई जाती है। भारत में सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उन्हें भारतीय कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू की याद में मनाया जाता है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। फरवरी 2023 में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट किस राज्य से लॉन्च किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से लॉन्च किया गया। मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया। जो भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट है, इसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023, जिसको तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से लॉन्च किया गया है। भारत का पहला निजी रॉकेट है विक्रम एस, जिसको वर्ष 2022 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च किया गया था। और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑपरेशन दोस्त। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत ने भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है और इस ऑपरेशन के माध्यम से भारतीय सेना ने तुर्की के हटाया प्रांत में एक फील्ड अस्पताल स्थापित किया है। आपको बता दें, 6 फरवरी 2023 को रिएक्टर पैमाने पर 7.7 की तीव्रता के भूकंप ने तुर्की और सीरिया को प्रभावित किया था। वहां पर जान और माल की बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, इसलिए भारत के द्वारा ये कदम उठाया गया, ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया तुर्की की मदद के लिए। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया है तुर्की की मदद के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रक का प्रदर्शन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। आइए डिटेल पढ़ लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बेंगलुरु में आयोजित इंडिया एनर्जी सप्ताह में भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रक का प्रदर्शन किया। याद रखें, इंडिया एनर्जी सप्ताह 2023 में कहां पर आयोजित किया गया है, बेंगलुरु में। और यहीं पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रक प्रदर्शित किया गया है। यह H2ICE ट्रक भारत में हाइड्रोजन से संचालित होने वाला अपनी तरह का पहला ट्रक है। यहाँ पर H2 का मतलब है हाइड्रोजन और ICE का मतलब है इंटरनेशनल कंबंशन इंजन, यानी कि आंतरिक दहन इंजन। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रक प्रदर्शित किया गया है।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है और यह यूनिवर्सिटी भारत के पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। वैसे तो विरासत का टैग अमूर्त स्मारक को दिया जाता है। दुनिया में पहली बार किसी मूर्त विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विरासत का टैग दिया है और वो कौन सा विश्वविद्यालय है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व भारती विश्वविद्यालय को लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 फरवरी को। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम है क्लोज द केयर गैप। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1933 में पहला कैंसर दिवस जिनेवा स्विट्जरलैंड में मनाया था और जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। जो कैंसर है ये रोग तब होता है जब शरीर में कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ती है, उनमें विभाजन होता है, तब कैंसर होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की याद में राष्ट्रीय महिला दिवस। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 से 17 फरवरी तक विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिजी में। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन फिजी के नांदी नगर में किया गया है और यह विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण है और इसकी थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। आप थीम ज़रूर याद रखें। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 तक भारत के नागपुर में आयोजित किया गया था। चूँकि इसका आयोजन पहली बार 10 जनवरी को किया गया था, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, फिजी। फिजी में आयोजन किया गया है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दूसलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दूसलिक 2023 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। इसका आयोजन 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक किया गया पिथौरागढ़, उत्तराखंड में और यह इस अभ्यास का 4था संस्करण था। इसका पहला संस्करण वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था उज्बेकिस्तान में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में आयोजन किया गया है दूसलिक 2023 का, जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 फरवरी 2023 को किस देश में I2U2 बिजनेस फोरम बैठक का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात में। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 22 फरवरी 2023 को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में I2U2 बिजनेस फोरम बैठक का आयोजन किया गया। I2U2 ग्रुप लॉन्च होने के बाद यह इस तरह का पहला आयोजन है। I2U2 में 4 देश शामिल हैं, इंडिया, इजराइल, USA और UAE। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात में I2U2 बिजनेस फोरम बैठक का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI ने किस देश के पे नाउ के साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI और सिंगापुर के पे नाउ के बीच तीव्र गति से प्रेषण यानी कि रेमिटेंस को सुनिश्चित करने के लिए साझेदारी हुई है। सिंगापुर पहला देश बन गया है जिसके साथ भारत ने सीमा पार पर्सन टू पर्सन यानी कि P2P भुगतान सुविधा शुरू की है और यह दोनों देशों में तेज़ी से धन हस्तांतरण की अनुमति देता है। जो ये साझेदारी है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से प्रेषण को यानी कि रेमिटेंस को एक दूसरे के देशों में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। रेमिटेंस क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, भारत का कोई लड़का
सिंगापुर में काम करता है, सिंगापुर में वो पैसा कमाता है, फिर वो भारत भेज देता है उस पैसे को। जो पैसा उसने भारत भेजा है उसको बोला जाएगा प्रेषण यानी कि रेमिटेंस। पहले इस रेमिटेंस पर अदर टैक्सेस भी लगते थे और साथ ही साथ ये रेमिटेंस भारत में पहुंचने में काफ़ी लेट हो जाता था, लेकिन अब इस साझेदारी से ये रेमिटेंस आसानी से भारत में पहुंच सकेगा और साथ ही साथ इस पर अदर टैक्सेस भी बहुत कम लगेंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2023 से कितने सांसदों को सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 13 है। आइए डिटेल पढ़ लेते हैं। संसद रत्न पुरस्कार 2023 से कुल 13 सांसदों को सम्मानित किया गया। इसमें राज्यसभा के 5 सांसद और लोकसभा के 8 सांसदों के नाम शामिल है। संसद रत्न पुरस्कारों की स्थापना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर की गई थी। उन्होंने वर्ष 2010 में चेन्नई में पुरस्कार समारोह के पहले संस्करण का शुभारंभ किया था। तो याद रखें, संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी और ये अब की बार इसका 13वां संस्करण है। 13वें संस्करण में 13 सांसदों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 13 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश की सेना के साथ धर्मघोरजीयन अभ्यास आयोजित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जापान। आइए डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मघोरजीयन का 4था संस्करण आयोजित किया गया। इसका आयोजन 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक किया गया है जापान में। भारत और जापान के बीच होने वाले अन्य युद्धाभ्यासों में शामिल हैं जिमेक्स, सैन्य मैत्री और वीर गार्जियन। जिमेक्स नौसैनिक अभ्यास है, सैन्य मैत्री वायु सैनिक अभ्यास है। तो हमें इन चारों अभ्यासों को याद रखना है। धर्मघोरजीयन, जिमेक्स, सैन्य मैत्री और वीर गार्जियन, ये चारों के चारों अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किए जाते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जापान और भारत के बीच धर्मघोरजीयन अभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 20 फरवरी को। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को विश्व भर में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में घोषणा की कि प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा, विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा। और यह दिवस सामाजिक अन्याय के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और संयुक्त राष्ट्र स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने तरकश अभ्यास कहां आयोजित किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चेन्नई में। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और संयुक्त राष्ट्र स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स ने तरकश अभ्यास का आयोजन चेन्नई में किया है। इसका उद्देश्य है आतंकवादियों को बेअसर करना और साथ ही साथ उनके द्वारा जो भी रासायनिक हथियार ले जाए गए हैं उनको निष्क्रिय करना। आप ये भी जानते रहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 22 सितंबर 1986 में की गई थी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और संयुक्त राष्ट्र स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स ने तरकश अभ्यास का आयोजन चेन्नई में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीमती कमला कस्तूरी का निधन हो गया, वे थी एक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्यावरणविद। आइए डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में श्रीमती कमला कस्तूरी का निधन हो गया, वे एक पर्यावरणविद थी। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और साथ ही साथ उनके द्वारा पर्यावरण सोसाइटी चेन्नई की स्थापना भी की गई थी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कमला कस्तूरी पर्यावरणविद थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नागपुर में। याद रखें, विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क है अनुभूति समावेशी पार्क, जो कि नागपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 13 फरवरी को। आइए डिटेल पढ़ लेते हैं। हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और अब की बार इसकी थीम है रेडियो एंड पीस। आप थीम ज़रूर याद रखें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 13 फरवरी 1946 को
संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की गई थी, इसलिए 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और पीछे हमने पढ़ा था कि 13 फरवरी को ही सरोजिनी नायडू की याद में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने SSLV-D2 यान को कहां से प्रक्षेपित किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रीहरिकोटा। आइए डिटेल पढ़ लेते हैं। इसरो का सबसे छोटा यान है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D2 और इसको प्रक्षेपित किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसके द्वारा इसरो के EOS-07, जेन्यूस-1 और आज़ादी सेट-2 को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। जो EOS-07 है ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। आप ये भी जानते रहिए इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए खनन प्रहरी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोयला मंत्रालय। याद रखें, कोयला मंत्रालय के द्वारा खनन प्रहरी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए निर्माण से शक्ति नामक पहल की शुरुआत की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। इसके द्वारा निर्माण से शक्ति पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा की गई है और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है PM विकास योजना। इसके माध्यम से पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ शिल्पकारों को MSME सेक्टर का हिस्सा माना जाएगा और जो सुविधाएं MSME सेक्टर को दी जाती हैं वो भी इनको मिल सकेगी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की गई है कलाकारों और शिल्पकारों के लिए। शुरू की जाएगी बेसिकली ये 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 फरवरी को। आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं। हर साल 2 फरवरी को पूरे विश्व में विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इसी दिन यानी कि 2 फरवरी को ही वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि पर अभिसमय हुआ था और इसलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था और वर्ष 2023 के लिए इसकी थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 फरवरी को मनाया गया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर डे यानी कि विश्व कैंसर दिवस। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस और 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। बजट 2023-24 में मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिस्टी योजना। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। वर्ष 2023 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा मिस्टी योजना की घोषणा की गई है। मिस्टी का पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इसका उद्देश्य है भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा को प्रदान करना। एक प्रकार से मैंग्रोव वृक्षों को या फिर मैंग्रोव वनों को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की जा रही है। मैंग्रोव वनों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? क्योंकि मैंग्रोव समुद्र से आने वाली सुनामी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पूरे भारत के मैंग्रोव वन का 42.45% हिस्सा है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मिस्टी योजना शुरू की गई है मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। बताइए इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फरीदाबाद में।
आइए डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ने हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जगदीप धनखड़, जो कि 14वें उपराष्ट्रपति हैं। इस मेले का आयोजन फरवरी महीने में किया जाता है। किन किन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? सूरजकुंड मेला प्राधिकरण, हरियाणा पर्यटन, केंद्रीय पर्यटन वस्त्र संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, इन सभी के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2023 के लिए इसका थीम राज्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, फरीदाबाद में आयोजन किया जाता है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई खोज के अनुसार किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, यानी कि सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बृहस्पति। हाल ही में बृहस्पति की परिक्रमा कर रहे 12 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है और इसी के साथ बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या 80 से बढ़कर 92 हो गई है। पहले 80 थी, 12 नए खोजे गए हैं तो 92 हो गई है, जो कि सबसे ज़्यादा है। इससे पहले शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा होते थे, जिनकी संख्या 83 थी, लेकिन अब बृहस्पति ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन 4 ग्रहों को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रिकी केस को। भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केस को तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तीसरी बार रिकी केस ने इस अवार्ड को जीता है। रिकी केस को ये अवार्ड दिया गया है उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के द्वारा। ग्रैमी अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है बोनी राइट को, उनके सॉन्ग जस्ट लाइक दैट के लिए। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, रिकी कोस को दिया गया है ग्रैमी अवार्ड्स 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तुमकुरू में। आइए डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला तुमकुरू कर्नाटक में रखी है। भारत सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच एक प्रोजेक्ट काम कर रहा है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। इसी के माध्यम से औद्योगिक टाउनशिप का विकास किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 11 औद्योगिक गलियारों को विकसित किया जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, तुमकुरू में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तरी बंगाल में। आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं। हाल ही में त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास का आयोजन उत्तर बंगाल में किया गया और इस अभ्यास में सेना, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने हिस्सा लिया है। जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, ये पूरी तरीके से गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। भारत में 6 प्रकार के पुलिस सशस्त्र बल हैं। एक तो हो गया केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और अन्य 5 हैं सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, उत्तरी बंगाल में आयोजन किया गया है त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में महिलाओं के लिए कौन सी नई बचत योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में महिलाओं के लिए एक नई बचत योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की राशि पर 2 वर्षों के लिए 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसे तो हमने बजट पर विस्तार से वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में भी करवा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय बजट 2023-24 में भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। आइए डिटेल पढ़ लेते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि हैदराबाद में भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा
और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कदन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। कदन फसलों में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कोदो, चीना, कंगनी, कुटकी। ये सारी की सारी फसलें, ये सारे के सारे मोटे अनाज कदन फसलों में शामिल हैं। और वित्त मंत्री ने कदन फसलों को श्री अन्न भी कहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान का उत्कृष्टता केंद्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में यायात्सो झील को किस केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। यायात्सो झील ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में, और इसको लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने ओडेसा को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है। बताइए यह किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूक्रेन। ओडेसा कहाँ पर है? यूक्रेन में स्थित है और हाल ही में से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ये आप ज़रूर याद रखें क्योंकि यूक्रेन काफ़ी चर्चा में रहा था अभी युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे घोषित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम को। आइए पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी। इससे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों की संयुक्त राजधानी थी हैदराबाद, और अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाई गई है विशाखापट्टनम। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक पारित किया था, जिसका उद्देश्य था राज्य सरकार के 3 राजधानियों की योजना को आकार देना। जो आंध्र प्रदेश है ये 3 राजधानियाँ स्थापित करना चाहता है। विशाखापट्टनम में कार्यकारी राजधानी, अमरावती में विधायिका राजधानी और कुर्नूल में न्यायिक राजधानी। इसलिए ये विधेयक पारित किया गया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम बनी है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान में। आइए पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन राजस्थान में किया गया है। कब से कब तक? 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 तक इसका आयोजन किया गया है बीकानेर राजस्थान में। बीकानेर राजस्थान में एक स्टेडियम है कर्णी सिंह स्टेडियम, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है और इसका आयोजन किया गया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, राजस्थान में आयोजन किया गया है 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात में। आइए पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 का आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस में किया जा रहा है और इसमें भारतीय वायुसेना के 5 LCA तेजस और 2 C-17 ग्लोबमास्टर 3 विमान शामिल हुए हैं। तेजस क्या है? तेजस भारत का स्वदेशी निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 का आयोजन किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने देश का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जारी किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडिसेज लिमिटेड ने। आइए पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सहयोगी कंपनी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेज लिमिटेड। इसी के द्वारा देश का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया गया है और इसका नाम है निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। जो म्यूनिसिपल बॉन्ड होते हैं इनको स्थानीय या फिर राज्य सरकारों के द्वारा जारी किया जाता है और जो भी पैसा इन बॉन्ड को जारी करके प्राप्त किया जाता है उसको सार्वजनिक कार्यों पर खर्च किया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, NSE इंडिसेज लिमिटेड के द्वारा देश का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बी इंडोनेशिया पहुंचने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी बन गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, INS सिंधु केसरी। आइए पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल। INS सिंधु केसरी इंडोनेशिया के बंदरगाह पर पहुंचने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी बन गई है और ये INS सिंधु केसरी है जो रूस में इसको बनाया गया है और ये सिंधु कोश श्रेणी की पनडुब्बियों में शामिल है।
इसे पहली बार दिसंबर 1988 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। सिंधु कोश श्रेणी की अन्य पनडुब्बियों में शामिल हैं INS सिंधु ध्वज, INS सिंधुराज, INS सिंधु रत्न, INS सिंधु कीर्ति और INS सिंधु रक्षक। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, INS सिंधु केसरी इंडोनेशिया पहुंचने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे ज़रूर याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 11 फरवरी को। आइए पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल। विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है और अब की बार इसकी थीम है सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। यह दिवस भारतीय यूनानी हकीम अजमल खान की याद में मनाया जाता है, जिनका जन्म 11 फरवरी 1868 को हुआ था। इसलिए 11 फरवरी को ही उनकी याद में विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मार्कोनी प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरि बाल कृष्णन। आइए पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बाल कृष्णन को मार्कोनी प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है और मार्कोनी प्राइज़ कंप्यूटर वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और ये पुरस्कार दिया जाता है मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा, जो कि अमेरिका में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, हरि बाल कृष्णन को दिया गया है मार्कोनी प्राइज़ 2023। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिटेल में बताएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा और आपके कमेंट को पिन भी कर दिया जाएगा। प्रश्न पूछा गया है आपसे, भारत ने भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस हैं ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन मदद या फिर ऑपरेशन दोस्त। तो प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना। अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।